हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम यूपी बोर्ड 2025 में आने वाला रसायन विज्ञान का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी हाँ, 8 मार्च को सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, वरना बाद में पछताओगे 8 मार्च के बाद। काश वो हम पेपर देख लेते। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का पेपर है रसायन विज्ञान का, जो 8 मार्च को पूछा जाने वाला सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो जितने भी पेपर आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पेपर जितने लगाओगे उतनी ही आपको फ़ायदा होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो पेपर है 2025 रसायन विज्ञान पेपर सेट नंबर है। ठीक है, सब ऐसा ही सेम टू सेम आएगा। और यहाँ पर समय आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। पूर्णांक 70 अंक का होगा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और कुछ निर्देश दिए होंगे। ये सब बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम ऐसे ही निर्देश होंगे, सब कुछ ऐसा ही होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सक्षम यानी समक्ष दिए गए हैं। और गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सब यहाँ पर आपको निर्देश दिए होंगे। फिर यहाँ से ऑप्शन होंगे आपके पहला स्टार्ट, जहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसमें पूछा जाएगा पहला प्रश्न, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मूल प्रभाज होगा। तो आपके 4 ऑप्शन होंगे। तो 1 है, 1.8 है, या 0.18 है, या 0.018 है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका 4 होगा वो 0.018 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है। तो हमने पढ़ा है कि डीएनए में क्या पढ़ा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं वही, लेकिन क्षार में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। तो इस आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है, तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। तो यहाँ पर होगा या लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, या लीटर पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मोल सेकेंड पर प्रति मोल सेकेंड हो जाएगा, या मोल प्रति लीटर सेकेंड हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड हो जाएगा। या ठीक है, फिर अगला देखिए, यौगिक जो डाइसैकराइड यानी यौगिक जो डाइसैकराइड नहीं है, जो डाइसैकराइड नहीं है ऐसा कौन सा यौगिक है। ऑप्शन है सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोस या माल्टोज। तो आपका सही ऑप्शन होगा सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगला बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको देख मिलेगा। तो अगला है, फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर बनता है क्लोरीटोन या पिक्रिक अम्ल या मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजीन। तो सही आंसर होगा पिक्रिक अम्ल बन जाता है। क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल। तो अगला प्रश्न है, 180 ग्राम जल के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या आप कैसे निकालते हो, एन बराबर क्या होता है, W/M होता है। क्या है, मोल का इसका भार कितना है, 180, यह पदार्थ का भार है। और जल का अणुभार कितना होता है, H2O। इसके अणुभार को परमाणु भार याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 इंटू कितने हो जाएंगे, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। तो हम यहाँ 18 से क्या दे देंगे, भाग। तो 18 से कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ऐसे निकालना है। अब देखिए क्या होता है कि जितने भी विकल्प आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, इसके बाद में और भी पेपर लगवाऊंगा इनके। तो जितने भी इनके विकल्प बनते हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 विकल्प आपको यहीं से मिल जाए। तो विकल्प भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं, आपके प्रश्न भी तैयार होते हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। देखो, अच्छी तैयारी करना है, 90+ की गारंटी है। आप इन पेपरों को लगाइए और जैसा मैं कहता हूँ उस तरीके से लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपके होते हैं 2 अंक वाले प्रश्न, यानी अति लघु प्रश्न होंगे जो 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके अभिकर्मक की सांद्रता समय के साथ घटती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सब के आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए, तो कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग
सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अतः समय के साथ इन अभिक्रियाओं के अभिकर्मक की सांद्रता घटती नहीं है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो याद रखना है, नोट करते चलना है इनके लिए। फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा, तो देखिए 2 अंक का है सब। तो अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बस अच्छे तरीके से लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है तो ऐसे नहीं, आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर जैसे प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर ऊपर डालोगे, फिर नीचे बनाओगे अभिक्रिया का वेग हेडिंग, और फिर लिखोगे तो वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या होता है कि अभिकारक पदार्थों के सांद्रण में परिवर्तन करने की जो दर होती है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की वेग या दर वही कहलाता है। यदि शुभ समय अंतराल में डेल्टा टी समय में अभिकारक की के डीएक्स मूल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कोई भी अभिकारक कितना परिवर्तन हो गया उसमें डीएक्स कितने समय में, डेल्टा टी में, तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, डेल्टा डीएक्स बटे डेल्टा यानी डीएक्स बटे डी टी कहलाएगा। ये क्या करता है, परिवर्तन के लिए प्रदर्शित करता है, तो ये अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, मूल अंश और मूललता। देखिए इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मूल अंश, मूललता और मूलरता, इनको तीनों प्रश्न को कई बार इनसे मूल अंश यानी कि आ जाए कि मूल प्रभाज, ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए कई बार पूछा जा चुका है तो पेपरों में, तो अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर करना है क्या, पहले मूल अंश की, मूल अंश क्या होता है या मूल प्रभाज क्या होता है, तो 1 बिलियन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। एक घटक का मूल प्रभाज मान लेते हैं x है, तो घटक के मूलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। मान लीजिए कोई एक मुझे बिलियन है, बिलियन में 2 घटक होते हैं, या एक तो विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो वही बात कर रहे हैं कि बिलियन के जो दोनों घटक और दोनों घटकों में से कोई एक घटक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, तो फिर देखिए अगला है, अगला क्या है कि मूललता। तो मूललता किसे कहते हैं, मूललता किसे कहते हैं, तो किसी बिलियन के 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के यानी विलेय पदार्थ की मूलों की संख्या को उस बिलियन की मूललता कहा जाता है। तो याद रखना है कि मूललता क्या होगा, तो 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मूलों की संख्या को मूललता कहा जाता है। फिर देखिए अगला है लेंथेनाइट्स आकुंचन क्या है, लेंथेनाइट आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लेंथेनाइट आकुंचन क्या है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu यानी लिथियम से ल्यूटियम तक क्या होगा, परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण क्या कहलाता है, लेंथेनाइट आकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La से Lu तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है, और यह लक्षण क्या कहलाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। और यह संकुचन F इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अगर और बात करें तो समान परमाणु तथा समान आयनिक त्रिज्या यानी उस पर लेंथेनाइट आकुंचन के कारण निम्न प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन सा, समान परमाणु तथा समान आयनिक त्रिज्या यानी वो समूह 4 में Zn और HF और समूह 5 में Nb और Ta, ऐसे इनमें सहसंयोजक अभिलक्षणों में वृद्धि कैसी होती है, तो La3+ आयन से Lu3+ आयन तक आकार कम होने के कारण सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं, अतः La क्या होगा, LaOH का होल थ्राइस अभी अधिकतम क्षारीय हो जाते हैं, जबकि LuOH का होल थ्राइस कम क्षारीय होती हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 3 कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। तो 2 और 3 वाले जो प्रश्न होंगे वो 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न है, सवाल है कि La यानी 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या करना है, दोनों के मूल प्रभाज की गणना हमें करनी है। तो देखिए सिंपल सी समझते हैं। तो पहला क्या है, जल है। ठीक है, तो जल देखते हैं, जल कितना है, 72 ग्राम। तो हमने क्या पढ़ा कि मूल प्रभाज की परिभाषा क्या पढ़ी कि किसी घटक में उपस्थित मूलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को। तो पहले हम एक जल घटक है और एक एथिल एल्कोहल घटक है, एक क्या है यानी C2H5OH एथिल एल्कोहल है, वो कितना है 92 ग्राम। तो 2 घटक है, तो दोनों घटकों की भी तो ग्राम में मात्रा है, इनकी हम क्या निकालें, मूलों की मात्रा निकाल लें। तो N बराबर क्या हो जाएगा, W/2
m हो जाएगा। W कितना है 72 ग्राम है। इसका जल का अणुभार हमने निकाला था H2O कितना निकाला था 18, तो इसका होता 18, तो 18 चौक 72, इसके मूलों की संख्या कितनी निकलाई 4। ऐसे ही n बराबर कितना हो जाएगा 92, ठीक है। तो और अब हमें C2H5OH का हमें निकालना होगा। तो अगर हम C2H5OH का निकालते तो कुछ 46 निकल कर आता है, यानी C2H5OH कार्बन का कितना होता है 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, यानी C2H5 5 का गुणा हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो इसे 12 दूनी 24, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 तो जाएंगे 17, ठीक है। तो ऐसे 17 और 17 और आपके 5 कितने हो जाएंगे आपके जी हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे, ठीक है। और 22 और कितने हुए 24 कितने हो जाएंगे 46, तो 46 आ जाएगा। तो 46 से 46 दूनी कितने हो जाएंगे 92, ठीक है। कितने निकल कर आ जाएंगे 92 निकल कर आ जाएंगे। तो अब दोनों घटकों के मूलों की संख्या निकल आई, तो हमें क्या क्या निकालना है कि दोनों के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो पहले हम जल का मूल प्रभाज निकाल लें। जल का मूल प्रभाज यानी मान लेते हैं हम XW वाटर मान लेते हैं। तो इसके मूलों की संख्या क्या है 4 है। तो यानी जल के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, तो कुल कितने होंगे 4 प्लस 2 यानी 4/6, यानी 2/6, 2 दूनी 4 और 2/6 यानी 3/2 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। ऐसे हम C2H5 का मूल प्रभाज निकालें तो क्या हो जाएगा X मान लेते हैं, एथिल अल्कोहल A मान लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल के मूलों की संख्या कितनी है 2, और विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या क्या है 4 प्लस 2 यानी 2/, कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, यानी 2 एकम 2, 2/6, तो 1/3 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार आपकी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो निकाल सकते हैं तो किसका जल का मूल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज यहाँ पर निकल कर आएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तो अगला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, तो पढ़ चुके कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखते हैं तो R अनुक बराबर रो L/A आ जाता है, जहाँ पर रो क्या होता है आपका, जो आपका रो होता है वो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, या इसको प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर हो जाता है। और चालकत्व की बात करें तो यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C बराबर C चालकत्व होगा, या मूलर चालकता बोलते हैं, मूलर चालकत्व बोलते हैं। तो क्या होता है 1/R हो जाता है। मात्रक की बात करें ओम इनवर्स या 1 यानी 1/ओम हो जाता है। फिर देखिए संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा देखिए अब, तो यहाँ पर देखिए संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। कैसे ठोस अवस्था या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। यह गुण S तथा P ब्लॉक के कक्षकों से भिन्न होता है। संक्रमण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उनका एक विशिष्ट गुण है। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के N-1 कोष D उपकोष अपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनमें D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे के प्राय कैसे होते हैं रंगीन, यानी जिनमें D उपकोष अयुग्मित पाता है यानी जोड़े में नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं रंगीन। इसी कारण वे क्या कहते हैं रंगीन यौगिक दर्शाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, देखिए आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे। देखो 2 तरीके से पूछा जाएगा, एक तो आ गया यहाँ पर कोलराउस का नियम, तो केवल हमें यहाँ पर कोलराउस का नियम होगा, नहीं तो इसका आता है अनुप्रयोग लिखने के लिए, आएंगे पेपर में, तो अनुप्रयोग लिख लेना है। तो कोलराउस का नियम समझते हैं क्या है, तो कोलराउस का नियम देखेंगे आप, तो कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी यहाँ पर लैम्डा m होगा, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का कुल योग होती है। तो यहाँ पर इसको सूत्र लिखना, मोलर चालकता बराबर अलग अलग धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता का योग, ये कोलराउस का नियम कहलाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है
हेलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण की सहायता से समझाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार करना है। तो इसका देखिए, अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इसका आंसर लगा दिख रहा होगा, तो स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो थोड़ा सा आपको लिखना है ऐसे कि हेलो एल्केन और जो हेलो एल्केन होते हैं वो हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इससे परमाणविक जो परमाणु परिणाम स्वरूप कार्बन परमाणु पर अधिकांश धनावेश तथा हेलोजन परमाणु पर अधिकांश ऋणावेश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही उसमें दर्शाया गया है। फिर हम उसको अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे फिर। ठीक है, फिर देखिए अगला है प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना प्रोटीन के लिए कैसे भिन्न है, इसको पढ़ लेना। देखो एक तरह की बात समझना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रोटीन की संरचना, यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, उसका स्क्रीन पर लगा होगा। लेकिन बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना आपको जरूर पढ़ लेना है अलग अलग करके। ये तो यहाँ पर अलग अलग प्रश्न है, कैसे भिन्न होती है वो समझना है, लेकिन इनकी संरचना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो भी टॉपिक हैं, तो अगर इन टॉपिकों में से अलग आपको खुद अपने आप से तैयारी करना है और अलग प्रश्नों को भी तैयार करना है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी क्या पूछा गया है कि प्रोटीन जो प्राथमिक और द्वितीयक संरचना प्रोटीन से कैसे भिन्न होती है, तो देखेंगे। तो यहाँ पर भी इसका आंसर मैं लगा दूंगा, सब सॉल्व करना है यहाँ से आपको प्रश्न। यहाँ से आपका आंसर स्क्रीन पर लगा होगा, इसमें लिखा होगा कि प्रोटीन में एक या अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमीन अम्ल का एक विशिष्ट क्रम से संयुक्त होते हैं। यह क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। जैसे यहाँ पर VAL लिखा हुआ, व्हील इज लेन देन देयर प्रोग्लोसाइन, ये सब लिखा होगा। किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला विद्यमान होती हैं या दो भिन्न प्रकार की संरचनाएं में विद्यमान होती हैं। उदाहरण के लिए अल्फा हेलिक्स तथा बीटा जो भी प्लीटेड शीट संरचना होती है। तो दोनों संरचनाएं पढ़ लेनी है आपको। ठीक है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट संरचना होती है, दोनों को तैयार कर लेना है। उसके पर लगाओ। फिर देखिए आपका प्रश्न अगला आएगा फॉर्मेल्डिहाइड तथा एस्टेल्डिहाइड में अंतर, तो इसको भी आप पढ़ लेना है, अंतर पढ़ लेना है। मैंने इससे पहले अंतरों वाली एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सभी अंतर बताए, ये भी अंतर बताया था सब, तो उसको जरूर देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा होगा। अगला देखिए प्रश्न, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण तथा परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन पर लिखा हुआ उसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 5 है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया दो याद करना है। एक तो आपने अभिक्रिया का अर्धायुकाल ध्यान रखना है, T½ है, क्या होगा T 1/2 0.693/K। तो वैसे भी आप इसमें इससे कर सकते हो, यानी समय दे रहे हैं कि अभिक्रिया की कोटि, तो पहले आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। मान लो कुछ भी एक समय T की दे रहे हैं, तो या फिर वेग स्थिरांक आप यहाँ से कह सकते हो कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो ये समय दे रहे हैं, इसका वेग स्थिरांक क्या करना है, तो यहाँ K यहाँ पर बाहर निकालोगे, इस पर कर लोगे, या आप देखोगे 1 पॉइंट K बराबर 2.303/T लॉग क्या होगा, log 10 A/A-x होता है। तो अगर आपको ये प्रश्न, अगर ये सवाल हल करना हो तो इसको मैं हल करा सकता हूँ। जैसे आप एक देख सकते हैं कि मान लीजिए अभी मैंने क्या होता है कि एक समीकरण लगा लेना है, K बराबर क्या होगा 2.303/T log 10 A/A-x, क्योंकि सवाल में हल करा देता हूँ, सिंपल है, इसको कर लेना है। क्या कह रहे हैं भाई कि 40 सेकंड बाद, यानी समय देख लोगे कितना दिया है, 40 सेकंड दिया है, यानी T समय दिया है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं क्या है, A है, और वो क्या होती प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं कितनी कि स्टार्ट हो रहे हैं मान लो, तो A-x मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता। इसको प्रारंभिक सांद्रता इंदु सांद्रता कितनी हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। बोला कि नहीं कि प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, कितने समय बाद जो कुछ अभिकारक निकल जाएगा तो उस समय बाद प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, किसकी, अंतिम सांद्रता की। तो मान लेते A-x बराबर क्या मान लेते हैं, A/2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका A-x है वो कितना है, A/2 मान लेते, आधा हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको समीकरण में रख दें तो K बराबर क्या होगा 2.303/T कितना है 40 log 10 A/A/2 हो जाएगा।
ठीक है। A/2 है, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो A से A कट जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका K बराबर 2.303/40 इंटू लॉग, क्या बचेगा log 2 बचेगा, और log 2 का मान होता है 0.3010, 2.303/40 इंटू क्या होगा 0.3010 हो जाएगा। तो आप इसको हल कर लेना है, अगर इसका कैलकुलेशन कर लेना है तो इसका मान निकल कर आ जाएगा कुछ 1.73 × 10⁻2 मतलब 1/2 यानी सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसको हल कर लेना है। फिर देखिए आपको अगला पढ़ना संयोजकता आवंत सिद्धांत की सीमाएं इम्पोर्टेंट है, और एक बर्नर सिद्धांत पढ़ लेना है, इन सबको तैयार करना है। फिर फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रक्टोज की संरचना और ग्लूकोज की भी संरचना आपको बनाना सीखना है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र इनको पढ़ना है, फ्रक्टोज की संरचना सूत्र तैयार करना है। कमेंट कर दीजिएगा, इन सब की मैं वीडियो बना दूंगा, इन सब के लिए अलग करके तैयार करा दूंगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए पहला किसके साथ है, टॉलेंट अभिकर्मक के साथ, यानी केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए टॉलेंट अभिक्रिया के साथ यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड एस्टिल्डिहाइड देखेंगे, तो एस्टिल्डिहाइड क्या करेगा किससे, टॉलेंट अभिकर्मक यानी Ag2O से क्रिया करके क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है, रजत दर्पण का अपच्छेद देता है, साथ में एसिटिक अम्ल लेता है, क्या बन जाएगा जी, एसिटिक अम्ल बनता है। ध्यान रखिएगा कि टॉलेंट अभिकर्मक के साथ अगर एल्डिहाइड क्रिया करता है एस्टिल्डिहाइड तो क्या बनाता है, रजत दर्पण देता है, साथ में एसिटिक अम्ल लेता है। दूसरा देखिए HCN हाइड्रोजन साइनाइड से, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके यानी यहाँ पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ये कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करेगा तो क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन देता है। ठीक है, फिर देखिए किससे के साथ आपका जो NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या करते हैं, सल्फाइड यानी क्या देखिए यहाँ पर किस बाई सल्फाइड यौगिक दे देते हैं, तो यानी देखेंगे ये बन जाता है। तो ध्यान रखना है, इस समीकरण लिखा हुआ है। फिर देखिए ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से यानी MRMG एक्सेस से क्या बोलते हैं, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से अगर क्रिया करेगा तो देखिए ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करते क्या बनता है कि CH3CH मतलब CH3CH2OMG Br देता है, उसका जलावटन कराने पर क्या बोलता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फैलिंग विलयन से कराना है, यानी अगला क्वेश्चन होगा इसमें किससे, फैलिंग विलयन से, फैलिंग विलयन यानी कॉपर ऑक्साइड, तो ये फैलिंग विलयन यानी CuO से कराना होगा। तो क्या बोलता है, कॉपर ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बनता है, यानी Cu2O लाल अपक्षेप देता है, साथ में फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर अब या अथवा में यहाँ से 5 अंक के पूछे जाएंगे, 5 अंक हो जाएगा, 5 अंक के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, अथवा वाले हर एक प्रश्न के साथ अथवा में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन और एल्किन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की विधियाँ लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया यानी R एसिटिक अम्ल यानी RCOOS से और जो हैलाइड से हाइड्रोजन हैलाइड से हो जाएगा। तो आपसे इससे अभिक्रिया देखनी है, 2 2 + 1 यानी 5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पूछेंगी, इन पर इम्पोर्टेंट बनेंगी टिप्पणी, जितनी भी टिप्पणी आएंगी इनमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया राइमर टीमैन अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ पर राइमर टीमैन आपको स्क्रीन पर दिख रही हो या विलियम संश्लेषण ईथर, दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो केवल इनकी रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है कि इससे प्राप्त कर सकते हैं, लिखना है। फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो क्या याद करना है इसमें, एक जलीय विलयन में 12.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1.0 किलोग्राम जल घुला है और 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। Kb का मान दे रहे हैं आपसे, मूलद्रव्य मान दे रहे हैं, तो याद कर लेना है, देखना है इसको, फिर मैं हल करा दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको विद्युत भाग बल ज्ञात करना है, अथवा क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे, किन किन के लिए, बेंजीन, टालोइन, जो डाइफेनिल और फिनोल और एनिलीन, इन सबको रासायनिक समीकरण आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर सबके रासायनिक समीकरण लगा दूंगा।
फिर ऐसे आपको इन पर अभिक्रियाएं पर टिप्पणी, मैंने यहाँ बताया हमेशा टिप्पणी जरूर, 5 अंक की पूछे जाएंगे इतने प्रश्न में टिप्पणी जरूर आएंगे। क्लेजन अभिक्रिया, केनेजारो अभिक्रिया, रोजनमंड अभिक्रिया। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा प्रोटीन का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल पर टिप्पणी के लिए 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न, टोटल 7 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इन सबको तैयार कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।